का जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास वो है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्टूडेंट देखें, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के हवाले से वायरस की स्ट्रक्चर में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये दो चीज़ें तमाम के तमाम वायरसेस के अंदर मौजूद हैं। एक तो इसका कोट, ठीक है, जिसको हम मोस्ट कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं आउटर कवरिंग। ठीक है, कोट मतलब आउटर कवरिंग। और जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वायरस की वो है इसका कोर। ठीक है, जो इनर मटेरियल है उसके अंदर जो चीज होती है। अब किसी भी वायरस का जो कोट होता है वो उसका कैप्सिड होता है। ठीक है, नहीं, प्रोटीन का कोट जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड, जैसा कि ये है, ये कैप्सिड है। ठीक है, जबकि इनर कोर जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, ये या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, डीएनए या आरएनए होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको जो एक हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये डीएनए या आरएनए की ही है। ये ऐसे बनी हुई, ये देख रहे हैं, ये डीएनए या आरएनए बना हुआ है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, तो डीएनए आरएनए ये दो चीजें होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वायरसेस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं, जैसा कि कुछ वायरसेस में इस कैप्सिड के ऊपर मतलब प्रोटीन के कोट के ऊपर भी एक और कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एनवलप। एनवलप कहलाएगी। और ये जो डायग्राम आपके पास बनी हुई है ये एनवलप वाला वायरस ही है। ये देखें एनवलप बना हुआ है इसके ऊपर, ये वाला। ठीक है, मतलब इस प्रोटीन कवरिंग के ऊपर भी एक और कवरिंग मौजूद है, एनवेलप कहेंगे इसको। और कुछ वायरसेस के अंदर जो है ना टेल या टेल फाइबर्स होते हैं अटैचमेंट के लिए। ठीक है, अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं जो ब्लैक कलर से मैंने लिखी हैं दोनों, ये वायरस की एक्सेसरी स्ट्रक्चर कहलाती हैं और ये सब वायरसेस में नहीं होती। ये किसी किसी वायरस में होते हैं, तो इन्हें भी हम डिस्कस कर लेंगे, काफी अहम है। लेकिन जो स्ट्रक्चर तमाम के तमाम वायरसेस में पाई जाती हैं और वो है कोट एंड कोर। ये दो चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के तमाम वायरसेस में होती हैं, इनके बगैर कोई भी वायरस नहीं होगा। तो वायरस असल में कोट और कोर से ही बना हुआ होता है। एनवेलप और टेल या टेल फाइबर जो होते हैं ये एक ऑप्शनल चीजें हैं जो सब में नहीं होती, किसी किसी के अंदर ही पाई जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोट से। कोट क्या होता है? अब इस वायरस की डायग्राम को देखें और इस वायरस की डायग्राम में आप सबसे पहले ये येलो कलर के आपको ये कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, ये वाली जो चारों तरफ मौजूद हैं इस जेनेटर में जो ये बनी हुई है, में जो ये बनी हुई है स्टूडेंट, ये प्रोटीन का कोट है इसका, यानी ये प्रोटीन के कवरिंग बनी हुई है। और अगर गौर करें तो ये प्रोटीन की कवरिंग ऐसे नहीं बनी हुई, मतलब ये स्मूथली बनी हुई नहीं है, बल्कि बहुत सारे प्रोटीन के यूनिट्स हैं जो आपस में इस तरीके से कंबाइन होकर एक पूरी एक कवरिंग सी बना रहे हैं इस जेनेटिक मटेरियल के अराउंड। इसका मतलब है कि जो ये प्रोटीन की कवरिंग होती है वायरस के गिर्द, जिसे कैप्सिड कहते हैं, एक्चुअली कैप्सिड जो है ये किसी एक प्रोटीन से नहीं बना हुआ था, बल्कि बहुत सारे प्रोटीन के यूनिट आपस में कंबाइन होकर फिर बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये प्रोटीन का एक यूनिट है, ये प्रोटीन का दूसरा यूनिट है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे यूनिट। ये जो पूरे के पूरे प्रोटीन का प्रोटीन का दैट सिंगल यूनिट इज कॉल्ड कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर कहेंगे। और ऐसे बहुत सारे कैप्सोमेयर यहाँ पर देखें, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, चार, पांच, ये बहुत सारे कैप्सोमेयर आपस में कंबाइन होकर एक आउटर कवरिंग बना लेते हैं, दैट कवरिंग इज कॉल्ड कैप्सिड। तो कैप्सिड जो है ये प्रोटीन की कवरिंग है जो छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट से मिलकर बनी होती है, उन यूनिट्स को कैप्सोमेयर कहते हैं। तो कैप्सोमेयर कंबाइन टू फॉर्म कैप्सिड। ठीक है, ये आपके सामने किस तरह से कैप्सिड की बाकायदा मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, अब कैप्सोमेयर जो होते हैं, मतलब नंबर ऑफ कैप्सोमेयर एंड टाइप्स ऑफ कैप्सोमेयर आर स्पेसिफिक इन वायरस। अब इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे आपके पास एक फ्लू वायरस है। ठीक है, फ्लू वायरस। अब ये फ्लू वायरस और दूसरा वायरस है, फर्ज करो कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस। ठीक, अब इस फ्लू वायरस या कोरोना वायरस का कोई दूसरा सैंपल आप लेंगे तो उस दूसरे सैंपल में जो फ्लू वायरस होगा उस फ्लू वायरस के नंबर ऑफ कैप्सिड और उसकी टाइप्स ऑफ कैप्सिड, कोरोना वायरस का कोई भी सैंपल आप दूसरा लें तो उसमें नंबर ऑफ कैप्सिड और टाइप ऑफ कैप्सिड बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन इस फ्लू और कोरोना के वायरस के नंबर ऑफ कैप्सिड और टाइप ऑफ कैप्सिड डिफरेंट होंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि हर एक जैसे जितने भी वायरसेस होते हैं उसमें जो कैप्सोमियर होते हैं उनकी तादाद भी और उनकी टाइप्स भी सेम होती है, और जबकि डिफरेंट वायरसेस में नंबर ऑफ कैप्सोमियर और टाइप्स भी उनकी डिफरेंट होती है। अच्छा, इस कैप्सोमेयर का बेनिफिट क्या होता है इसको? पहली बात तो ये कि अंदर जो जेनेटिक मटेरियल मौजूद है डीएनए आरएनए, ये उसको चारों तरफ से प्रोटीन की प्रोटेक्टिव कवरिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से वो जो डीएनए होता है डायरेक्टली इन्वायरमेंट से एक्सपोज भी नहीं होता और इसलिए इन्वायरमेंटल हैजर्ड से बच जाता है। जबकि ये प्रोटीन जो है, कैप्सिड जो है, ये एक्चुअली शेप ऑफ वायरस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। पहला बेनिफिट क्या इसका होता है कि वायरस की जो शेप है वो इसी से बनती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कैप्सोमियर होते हैं उसके नंबर स्पेसिफिक होते हैं, शेप स्पेसिफिक होती है, तो जब वो कंबाइन होते हैं तो एक स्पेसिफिक शेप बन जाती है। अभी शेप भी हम पढ़ेंगे वायरस की कौन कौन सी और कैसे होती है, तो स्पेसिफिक शेप बन जाती है वायरस की। इसके साथ साथ यही प्रोटीन होता है, मतलब कैप्सिड होता है, जो कि इस वायरस को एडहेसिव प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। एडहेसिव प्रॉपर्टी मतलब कैसे कि अपने होस्ट के सेल के साथ अटैच होने में यही कैप्सिड होता है जो उसको हेल्प करता है। तो कैप्सिड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस वायरस के लिए। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें इस कैप्सिड के ऊपर भी एक लिपोप्रोटीन की कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड वायरल एनवेलप। ठीक है, वायरल एनवेलप कहलाता है ये। अब ये जो वायरल एनवेलप है ये लिपोप्रोटीन की कवरिंग होती है। ठीक है, ये वायरल एनवेलप से इस वायरस की पैथोजेनेसिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, ये एनवेलप जो है इंक्रीज करता है पैथोजेनेसिटी ऑफ वायरस, पैथोजेनेसिटी ऑफ वायरस को ये इंक्रीज करता है ना। हाउ, ये कैसे इंक्रीज करेगा? एक्चुअली ये जो लिपोप्रोटीन की कवरिंग होती है मोस्टली ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से ही बनी हुई होती है। तो होस्ट सेल का डिफेंस मैकेनिज्म इसको रिकॉग्नाइज करने में काफी दिक्कत होती है उसको, और काफी टाइम लगता है जब तक ये वायरस बासानी जो होता है ये अपनी जो होस्ट का जो वो सेल है उसमें तबाही मचा चुका होता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कवरिंग ही होस्ट के सेल की बनी हुई है, तो इसीलिए जो है ना प्रॉब्लम होती है इसको रिकॉग्नाइज करने में डिफेंस सिस्टम को। इसके अलावा वायरस के अंदर जो दूसरी नेक्स्ट चीज पाई जाती है, इंपॉर्टेंट चीज, वो है वायरस का कोर। अच्छा, वायरस का जो कोर है ये क्या होता है? एक्चुअली कोर जो है मतलब इंटरनल चीज। अब जरा इस वायरस को देखें, इस वायरस के अंदर ये आपको एक जो चीज दिखाई गई ब्लैक कलर से, ये वाली, ये एक्चुअली या तो इसका डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। इसका मतलब दोनों में से एक चीज होगी, दोनों नहीं होंगी, ये बात आपने याद रखनी है। वायरस का या तो डीएनए होता है या फिर क्या होता है, आरएनए होता है। इसका मतलब वायरस इधर डीएनए कंटेनिंग और आरएनए कंटेनिंग, लेकिन दोनों नहीं होते। हाँ, ये हो सकता है कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो मल्टीपल हो, ये हो सकता है कि डीएनए के मॉलिक्यूल एक से ज्यादा हो, आरएनए के मॉलिक्यूल एक से ज्यादा हो, लेकिन होंगे डीएनए है तो डीएनए ही होंगे और आरएनए आरएनए है तो आरएनए ही होंगे। ये खास स्पेसिफिकली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। दूसरी बात ये कि ये भी हो सकता है कि डीएनए और आरएनए के ऑड मॉलिक्यूल हो, बिल्कुल, मतलब कैसे कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, हो सकता है कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो, ये भी हो सकता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है डबल स्ट्रैंड आरएनए हो, तो ये भी हो सकता है, लेकिन होगा दोनों में से एक ही, मतलब दोनों नहीं होंगे एक साथ। ठीक है। अच्छा, ये जो डीएनए और आरएनए जो भी है ये न्यूक्लिक एसिड कराता है। ठीक है, वायरल जीनोम भी हम इसको कहते हैं। ये वायरल जीनोम किस लिए होता है? ये वायरल जीनोम असल में वायरस के लिए जो प्रोटीन बनेगा वो बनाने के लिए होता है, और ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है होस्ट के सेल। ठीक है, ये इस पर्पस के लिए होता है। अच्छा, एक जो वायरस है वो कितना सिंपल है कितना कॉम्प्लेक्स है, ये बात किस चीज पे डिपेंड करती है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वायरस इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक बीमारी कॉज करता है या कंट्रोल होता है, नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वायरस डिपेंड करती है इसके जीनोम के ऊपर। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक सिंपल टाइप का जो वायरस है उस वायरस के अंदर जस्ट 4 जीन होती हैं। अभी सिंपल टाइप है, ये ना समझे कि बिल्कुल हल्के टाइप का वायरस होगा, नहीं, ये वायरस भी बड़ा खतरनाक होता है, हेपाटाइटिस भी कॉज कर सकता है। और एक कॉम्प्लेक्स जो वायरस होता है उस कॉम्प्लेक्स वायरस में अप टू 200 जीन होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वायरल जीनोम की ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वायरस
जो है ना फ्रॉम 4 जीन टू 200 जीन कंटेनिंग वायरस का जीनोम होता है। अच्छा, इसके अलावा वायरस के अंदर ये तो दो चीज़ें तो अब आपको पता लगी कि दुनिया के हर वायरस में होंगी, मतलब उसका जीनोम, न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं, और इसके साथ साथ जो है ना उसका कैप्सिड या कैप्सोमिया। लेकिन इसके अलावा दो चीज़ें वायरस इसके अंदर और होती हैं। एक तो हमने कैप वो पढ़ लिया मिसाल के तौर पे एनवेलप, और इस एनवेलप के अलावा और क्या होता है स्टूडेंट? मिसाल के तौर पे आप लोगों ने बैक्टीरियोफेज वायरस अपनी क्लास में पढ़ा होगा लाजमी तौर पर, ठीक है? बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो थोड़ा सा इस शेप का होता है, ठीक है? ये हम पे अटैक नहीं करता, ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, इकोलाई पे। इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे आगे जाकर। ये फर्ज करो ये ऐसे वायरस है, ठीक है? ये इसका डीएनए है। अब इस वायरस में ये इसकी टेल है और ये टेल के इसके फाइबर्स मौजूद है, ठीक है? अभी जो टेल के जो इसके फाइबर्स हैं ये किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि होस्ट सेल के सरफेस से इसको अटैच कर सके, ये टेल फाइबर्स हैं इसके, ठीक है? तो किसी किसी वायरस के अंदर टेल फाइबर्स भी होते हैं जिसके जरिए से वो अपने होस्ट के सेल से अपने आप को अटैच करता है, मतलब लैंडिंग करता है, अटैचमेंट करता है, और फिर इसके बाद ये अपना इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा। तो मतलब पहला जो स्टेप है ना उसका अटैचमेंट वाला, वो अपने होस्ट के सेल से ही, यहाँ से ही वो स्टार्ट करता है। तो इसलिए ये वायरसेस की एक और एक्सेसरी स्ट्रक्चर है, मतलब ये सब में नहीं होती, किसी किसी में होती है, लेकिन इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्पफुल होती है बहुत ज़्यादा इनके। अच्छा स्टूडेंट, ये तो वायरस की स्ट्रक्चर है। अब वायरस की कुछ स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ उनकी शेप्स भी होती हैं। शेप्स वायरस की देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग वायरस की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे।